हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी। आप सभी का वीरेंद्र एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीईटी 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें विज्ञान के अंदर आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो इकोलॉजी है। इकोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक के नोट्स को, हर एक पर्सन को, क्योंकि इसमें से है ना पर्सन, हर एक लाइन से पर्सन बनते हैं और हर एक लाइन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, एक तो कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। और हमारी फुल कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा आपके लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री रहने वाला है विज्ञान का कोर्स। अभी तक जिसने 20 क्लासें नहीं ली वो जाकर के आप ले सकते हो, जिसमें अभी तक हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, बायोलॉजी के हमने आनुवांशिक वाला चैप्टर, रक्त वाला चैप्टर, ठीक है, ये कवर कर लिए। और आज अपन पारिस्थितिकी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और शायद 5-6 क्लास के बाद अपनी फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्लास को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी होती क्या, इकोलॉजी होती क्या है। तो देखो, हम जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य जीवित रहने के लिए घर बनाता है, भोजन करता है, ठीक है। वैसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो है हमारा पर्यावरण, हमारे चारों ओर का आवरण, हमारे आसपास जो जंगल है वो, उनमें जो जीव जंतु है वो, सभी कुछ ना कुछ कड़ी, सभी के अंदर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सभी जीवित है, ठीक है। क्योंकि हम जीवित रहने के लिए भोजन पे डिपेंड करते हैं, जल पे डिपेंड करते हैं। और भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हम भोजन अनाज से, अनाज से तो सब्जी, फ्रूट, ये सब आता है ना। खेतों में सब्जियां उगाते हैं, गेहूं का आटा है तो गेहूं उगाते हैं। सभी पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। ये पेड़ पौधे कहाँ से बनते हैं? ये हम ये भूमि से उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों का उगना, हमारा ग्रहण करना, ये पूरा एक खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। जैसे कि जानवर है, कोई जानवर मार के खाता है, कोई घास खाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा एक सिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम को आज अपन पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, पारिस्थितिकी होती क्या है, इकोलॉजी होती क्या है ना। सबसे पहले तो आपका प्रश्न यही बनेगा कि पारिस्थितिकी क्या होता है, ठीक है। तो देखो, पारिस्थितिकी की अपन परिभाषा देखें तो किसी जीव का, किसी जीव का उसके जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन, संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब कि जितने भी जैविक घटक है, यानी कि जैविक घटक मतलब कि सजीव, है ना। यहाँ पे जैविक घटक का मतलब क्या है? जैविक घटक यानी कि सजीव, ठीक है। अजैविक घटक यानी कि निर्जीव। तो सजीवों और निर्जीवों के मध्य जो संबंध है, उस संबंध का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस संबंध का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो सभी जीवों के जैविक घटकों और अजैविक घटकों के मध्य के संबंध को, का जो तंत्र है, जो जाल है, जो संबंध को बनाए रखता है, उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। और बात करें अपन पारिस्थितिकी तंत्र के जनक की, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र का जनक है इपिओडम, ठीक है। ये है पारिस्थितिकी तंत्र का जनक। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखो, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी का जनक कौन है? पारिस्थितिकी का जनक कौन है? वो तो पारिस्थितिकी तंत्र का, ये है पारिस्थितिकी, जिसके अंदर जैविक घटकों तथा अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी। इसका जनक कौन है? इसका जनक है एच सी डीटर,
HC रिटर, ठीक है। भारतीय इसका जनक कौन सा, कि भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? इसका भारतीय जनक है प्रोफेसर रामदेव मिश्र। प्रोफेसर रामदेव मिश्र इसका भारतीय जनक है, ठीक है। और इस शब्द की व्याख्या किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की व्याख्या, इकोलॉजी शब्द की व्याख्या किसने की थी, ये बता दो मेरे को आप। तो इकोलॉजी शब्द की व्याख्या है वो किसने की थी? वो की थी अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने इस शब्द की क्या की थी? व्याख्या की थी, ठीक है। अब देखो, एक होता है पारितंत्र, इकोसिस्टम, ये तो इकोलॉजी जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका होता है एक इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र। इस पारितंत्र का जनक कौन है रे? पारितंत्र का जनक है, पारितंत्र का जनक आपसे पूछ सकते हैं, पारितंत्र का जनक कौन है? एजी टेंसले। एजी टेंसले इसका क्या है? जनक है। तो हर एक छोटी से छोटी बात आपको ध्यान में होनी जरूरी है, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके अपन बात करें जीव की, है ना, कि अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भी होते हैं, ठीक है। जीवों की जाति भी होती है ना, ठीक है। उनकी जनसंख्या भी होती है, उनका समुदाय भी होता है, ठीक है। और समुदायों को समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवोम या बायोम। अब देखो, जो जीव हैं, जीव यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का मूलभूत आधार है। जीव क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का मूलभूत आधार, मूलभूत आधार, ठीक है। जाति क्या होती है? जीवों का समूह है। इन सभी जीवों के समूह को क्या बोलेंगे? जाति बोलेंगे। जैसे कि शेर का समूह है तो शेर जाति हो गई, जितने भी शेर है सभी का एक समूह शेर हो गया। जैसे चीता है तो सभी चीतों का समूह, बिल्ली है सभी बिल्ली का समूह है, ठीक है। यानी कि वो इसकी जाति हो गई। बात करें जनसंख्या की, तो एक विशेष जाति के जीवों की संख्या को, ठीक है, जीवों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे? जनसंख्या। जैसे शेर की जनसंख्या कम हो रही है, चीता की, बाघ की जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है। मतलब कि उस विशेष जाति के जीवों की संख्या कम हो रही है। समुदाय किसे बोलेंगे? समुदाय एक निश्चित स्थान पे, निश्चित स्थान पे निश्चित समय तक पाई जाने वाली जनसंख्या, पाई जाने वाली जनसंख्या। मतलब कि दो तीन प्रकार की जनसंख्या जातियां एक जगह रहती है, उसको क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। एक वर्ड आपका जीवोम। तो सभी प्रकार के जो समुदाय हैं, उन समुदायों के समूह को क्या बोलेंगे अपन? जीवोम बोलेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखो, पारिस्थितिकी तंत्र भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका स्व पारिस्थितिकी और एक होता है आपका सम पारिस्थितिकी, ठीक है। पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी पढ़ेंगे पहले। तो स्व पारिस्थितिकी क्या होता है रे? ठीक है, स्व पारिस्थितिकी क्या होता है कि जब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कोई विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको तो क्या बोलेंगे अपन? स्व पारिस्थितिकी। जैसे कि कोई बगीचा है, ठीक है, तो बगीचे में लगने वाले विशेष सुगंध वाले एक फूल की प्रजाति, ठीक है। जैसे कोई बगीचा है, उसमें एक विशेष सुगंध वाला एक कोई फूल पाया जाए, मान लो कि गुलाब की सुगंध वाला एक फूल है गुलाब, तो उस गुलाब की प्रजाति का अध्ययन क्या कहलाता है? स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। या फिर जंगल में शेर की प्रजाति का अध्ययन, सिर्फ एक विशेष प्रकार की जाति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अपन बात करें
सम पारिस्थितिकी, है ना, सम पारिस्थितिकी। तो सम पारिस्थितिकी किसे बोलेंगे? जब कोई विशेष स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें तो क्या था, कोई स्थान के ऊपर एक विशेष जाति पाई जाती है। इसमें तो क्या था, एक विशेष प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का अध्ययन। लेकिन इसमें क्या है कि कोई विशेष स्थान का अध्ययन किया जाता है जिसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस विशेष प्रकार के स्थान का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं सम पारिस्थितिकी। ठीक है, जैसे कि जंगल में सभी प्रकार के जानवरों का अध्ययन सम पारिस्थितिकी कहलाता है, या फिर सभी प्रकार के मवेशियों का अध्ययन। इतनी चीज क्लियर हो गई, डिफरेंस समझ में आ गया स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, सभी को इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिस्थितिकी के घटक की। तो पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं। ठीक है, कितने घटक होते हैं? अरे दो घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका जैविक घटक, ठीक है, एक होते हैं आपके अजैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें जैविक घटकों की। जैविक घटक कौन से? जो सजीव होते हैं। जैविक घटक कौन से? जो सजीव होते हैं उनको बोलते हैं जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक सजीव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका उत्पादक, जो मतलब जीने के लिए जिनका निर्माण होता है, जो उत्पादन करता है उसको बोलते हैं उत्पादक। उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक पर निर्भर करता है। तो जैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक किसे बोलेंगे? उत्पादक को क्या बोलते हैं? एक तो उत्पादक को बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब स्वयं पोषण प्राप्त करना, स्वयं पोषण प्राप्त करने वाले। ठीक है, उत्पादक किसे बोलेंगे? उत्पादक जैसे कि हरे पादप है, ये स्वयं स्वयं पोषण प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है, हरे पादप हो गए। ठीक है, पादप पलवक हो गए, मतलब कि हरे पादपों से उत्पादन होता है फलों का, अनाज का। ठीक है, जिससे कौन ग्रहण करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? एक परपोषी जीव होता है। उपभोक्ता क्या होता है? परपोषी, जो जीने के लिए किस पर निर्भर रहता है? जीने के लिए उत्पादक पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये हमेशा जीने के लिए किस पे निर्भर रहेगा? उत्पादक पर निर्भर रहेगा। ठीक है, उपभोक्ता दो तीन प्रकार का होता है, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता, एक तृतीयक उपभोक्ता। या फिर अलग रूप में देखे तो एक तो होता है आपका गुरु उपभोक्ता, एक होता है, ठीक है, इसका आगे नाम है गुरु उपभोक्ता। एक होता है आपका लघु उपभोक्ता, एक होता है आपका अपघटक। क्या होता है? अपघटक। गुरु उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, जो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। बात करें लघु उपभोक्ता की, तो ये क्या होते हैं? लघु उपभोक्ता के अंदर आते हैं द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक है उपभोक्ता। ठीक है, जिनके अंदर आते हैं मांसाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीव। मांसाहारी और सर्वाहारी जीव। अब अपघटक किसे बोलेंगे? अपघटक जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, वह जो कवक होते हैं वे होते हैं अपघटक, जो क्या करते हैं? इन उत्पादकों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो प्रश्न क्या बनता है आपका? प्रश्न बनता है कि मान लो कि कोई प्रश्न आ गया कि निम्न में से, एक सेकंड रुको, निम्न में से, ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रश्न बन गया, क्या प्रश्न बन गया? अरे जैसे यहाँ पे प्रश्न बन गया कि निम्न में से कौन से जैविक घटक नहीं है? कौन से जैविक घटक नहीं है? हेलो, ठीक है, ये आपका प्रश्न बन गया कि कौन से जैविक घटक नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दे दिए। आपको क्या ऑप्शन दे दिया? हरे पादप, है ना, यानी कि हरे पेड़ पौधे, मनुष्य, ठीक है, तीसरा हो गया जानवर,
एक ऑप्शन आपको दे दिया सूर्य का प्रकाश। तो जैविक घटक कौन से हैं जो सजीव होते हैं? आपसे पूछा कौन से नहीं है, तो हरे पेड़ पौधे हैं जो हमारे सामने समक्ष उपस्थित हैं, मनुष्य हैं वो भी सजीव है, जानवर वो भी सजीव। लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या है? दूसरा घटक है। सूर्य का प्रकाश क्या है? जैविक घटक नहीं है। सूर्य का प्रकाश जैविक घटक नहीं है, बल्कि हमें जीने के लिए क्या करता है? क्या करता है? हमें जीने के लिए पेड़ पौधे और उनका विकास करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक प्रश्न आया था अब घटक में शामिल है। ठीक है, तो अभी ये तो ज्यादा ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। अब घटक में कौन होते हैं? जीवाणु व कवक। जीवाणु व कवक। ऑप्शन देखो इस प्रकार से आ सकते हैं। एक ऑप्शन में आ जाए कि जीवाणु व विषाणु, जीवाणु व विषाणु आ जाए, या ऑप्शन में आ जाए कि विषाणु व कवक, है ना, या ऑप्शन में आ जाए जीवाणु व कवक, या ऑप्शन में आ जाए जीवाणु विषाणु व कवक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवाणु व कवक वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब तक हमने जैविक घटक पढ़ लिया, अब अपन देखने वाले हैं अजैविक घटक के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ते हैं अजैविक घटक के बारे में। मैं आपसे 1 मिनट का समय लूंगा एक बार। मारे को टाबरो मन को लाग जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ओ वीरेन, वाओ। अब देखो, अब अपन देखा कि आपने अजैविक घटक के बारे में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अजैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? अजैविक घटक तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है भौतिक घटक, है ना, एक तो होते हैं भौतिक घटक, एक होते हैं कार्बनिक घटक, एक होते हैं आपके अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक। तो अजैविक घटक ये तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक घटक के अंदर कौन से होते हैं रे? भौतिक घटक ऐसे घटक है यार, क्या है, एक सेकंड। हाँ, भौतिक घटक के अंदर कौन से घटक होते हैं? जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देते हैं, भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं। भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? भौतिक घटक। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, ये क्या एक अजैविक घटक है। ठीक है, ताप है, ठीक है, ये भी क्या है? भौतिक रूप से विद्यमान है। ताप है, आर्द्रता है, नमी है, ये सभी भौतिक रूप से विद्यमान है। ये भौतिक अजैविक घटक होते हैं। बात करें कार्बनिक घटक की, तो जैसे कि प्रोटीन, ये क्या है? कार्बनिक घटक है। विटामिन, ये आपसे पूछ सकता है प्रोटीन जैविक है या फिर अजैविक है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, याद कर लो हर एक उदाहरण को, हर एक एग्जांपल को। तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, ये सभी क्या है? कार्बनिक घटक है। बात करें अकार्बनिक घटक की, तो अकार्बनिक घटक कौन से हैं? अकार्बनिक घटक है आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन, सल्फर, है ना, और फास्फोरस, ये सभी आपके अकार्बनिक घटक के अंदर आते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक समझ गए। अजैविक घटक कौन से होते हैं? अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक घटक, कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक। भौतिक घटक कौन कौन से? भौतिक घटक सूर्य का प्रकाश, ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, ये भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं। कार्बनिक घटक प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अकार्बनिक घटक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? आपके अजैविक घटक हो गए। अब बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, एक होता है आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बोलते हैं स्वस्थानिक, स्वस्थानिक बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या बोलते हैं? बंद करो। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलते हैं? बहिस्थानिक। पंखा तार तार निकाल दो, बटन चालू करे तार निकाल दो पंखा का, ठीक है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को क्या बोलेंगे? बहिस्थानिक। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थानिक, ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? जैसे कि जितने भी जंगल हैं वे प्राकृतिक में आते हैं। समुद्र है, समुद्र भी प्राकृतिक इकोसिस्टम है, समुद्र, ठीक है। जितने भी नदियां हैं ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से निर्मित, जो प्रकृति से अपने आप निर्मित हुई है, प्रकृति से निर्मित, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। बात करें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन से हैं? जैसे खेत है, तो खेत मानव द्वारा निर्मित है, उनकी सीमाएं वगैरह निर्धारित मानव करता है। तालाब है, तालाब भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। बावड़ी है, जो जोड़े वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा गांव वगैरह में, वो भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर आते हैं। और जितने भी जो जंतुआलय हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो चिड़ियाघर वगैरह है, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, जंतुआलय, वे भी क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के बारे में कि ये किस तरह से कार्य करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले ये क्या करेगा? पारिस्थितिकी स्तूप का निर्माण करेगा, पारिस्थितिकी स्तूप का निर्माण करेगा, ठीक है। पारिस्थितिकी स्तूप मतलब कि ऊर्जा का स्तूप हो गया, जैव संख्या का स्तूप हो गया, या फिर जैव भार का स्तूप हो गया। उसके बाद खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, ठीक है। ये भी इसके इसी के भाग है, खाद्य श्रृंखला, या उसको अपन बोल सकते हैं खाद्य जाल। ये भी अपने इकोसिस्टम के पार्ट है। या बाद में ये ऊर्जा का प्रवाह भी करता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? ऊर्जा का प्रवाह करता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने, जिसको क्या बोला जाता है? लिंडेमान का नियम, लिंडेमान का नियम। उसके बाद अगला है जैविक चक्र। जैविक चक्र भी इसी का कार्य है, ठीक है। जैविक चक्र के अंदर जो भी गैसीय चक्र है, अवसादी चक्र है, वो इसी के अंदर अंतर्गत है, आते हैं। तो ये है अपने पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। इतनी चीज क्लियर हो गई पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के बारे में। तो अपन आगे बढ़ते हैं पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में। देखो पहले अपन सभी के बारे में एक ही पढ़ेंगे, पहले देखेंगे अपन स्तूप वाला, ठीक है। पारिस्थितिकी स्तूप क्या होता है? ठीक, तो देखो पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में देखें तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता, मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें उत्पादक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक एक स्तरीय संरचना का निर्माण होता है। यानी कि
उत्पादक से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक एक स्तरीय संरचना का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक स्तर खाद्य श्रृंखला का एक चरण कहलाता है। जिसमें प्रत्येक स्तर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का एक चरण होता है। यदि इन चरणों को उत्पादक को आधार मानते हुए आलेखीय रूप में निरूपित किया जाए तो ये पिरामिड या स्तूप का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे घास है, घास को कौन खाता है रे? मान लो कि घास को बकरी खाती है ना? तो ये उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। बकरी को शेर खाता है। मान लो कि ये अंतिम उपभोक्ता है, तो ये क्या हो गया, एक स्तरीय संरचना का निर्माण हो गया। और प्रत्येक चरण क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला का एक चरण कहलाता है। ठीक है, और इसको पिरामिड के रूप में अगर अपन दर्शाएं तो पिरामिड के रूप में इसको दर्शाना क्या कहलाता है, एक पिरामिड या स्तूप का निर्माण होता है, जिसे पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। ठीक है, बात करें पारिस्थितिकी स्तूप के प्रकार की, ये कितने प्रकार का होता है, तो पारिस्थितिकी स्तूप है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जेओभार, एक तो होता है आपका जेओभार। ठीक है, जेओभार के पिरामिड, स्तूप यानी कि पिरामिड, तो जेओभार के पिरामिड। एक होता है आपका जेव संख्या की पिरामिड। ठीक है, जेव संख्या की पिरामिड। और एक होते हैं आपकी ऊर्जा की पिरामिड। कौन से होते हैं? ऊर्जा के पिरामिड। इतनी चीजें सभी को क्लियर है? अब देखो, अब बात करें अपन जेओभार के पिरामिड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन जेओभार की पिरामिड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला है अपना जेओभार का पिरामिड। जेओभार की पिरामिड में क्या होता है कि इसमें बनने वाले जीवों के जो भार है उसके आधार पर इसको माना जाता है। ठीक है, जीवों के जीवों के भार को आधार मानकर, जीवों के भार को आधार मानकर इस पिरामिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक होता है आपका उत्पादक। ठीक है, उत्पादक होता है, उत्पादक से कौन कौन निर्भर रहता है? इससे प्राथमिक उपभोक्ता, है ना? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, अब देखो, उत्पादक यानी कि यदि उत्पादक का भार ज्यादा हो, यदि उत्पादक का भार ज्यादा हो, है ना, उत्पादक का भार ज्यादा हो, तो क्या होगा, उपभोक्ता की ओर बढ़ने पर भार में क्या आएगी? कमी आएगी। यानी कि जब अपन उपभोक्ता की तरफ बढ़ेंगे, उपभोक्ता की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगी? भार में कमी आएगी। यदि क्या हो, उत्पादक का भार ज्यादा हो। ठीक है, और यदि उपभोक्ता का सॉरी यदि उत्पादक का भार कम हो, भार कम हो, देखो उत्पादक का भार ज्यादा हो तो इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगी? भार में कमी आएगी। यदि उत्पादक का भार कम हो तो इधर बढ़ेंगे तो क्या आएगी? भार ज्यादा होगा उपभोक्ता की तरफ, है ना? यानी कि जब भार उत्पादक का ज्यादा है तो इधर कमी आएगी, तो कौन सा पिरामिड बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो कि एक पिरामिड है, इसमें मान लो 3 चरण है। यहाँ उत्पादक है, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ पे सर्वोच्च उपभोक्ता है। यदि इसका भार ज्यादा है, उत्पादक का भार ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? सीधा पिरामिड हो गया। ठीक है, धीरे धीरे भार में क्या आ रही? कमी आ रही है। यदि उपभोक्ता सॉरी यदि उत्पादक का भार कम हो, तो यानी कि भार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपन क्या बना देंगे इसका? ये क्या बन जाएगा आपका? उल्टा पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उल्टा पिरामिड बन जाएगा। तो इसमें सीधा पिरामिड बनता है, और ऐसी सिचुएशन में क्या बनता है? उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। देखो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले 1 मिनट का आपको टाइम है, आप लिख सकते हो। 1 मिनट का समय है। देखो टाइम, मैं टाइम दे लेता हूँ। 30 मिनट हो गई, 31 मिनट पे स्टार्ट करेंगे।
इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई। अब देखो आगे, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं खेत का। देखते हैं तो खेत का जेओ बार पिरामिड, खेत का जेओ बार पिरामिड देखते हैं कैसा पिरामिड बनेगा रे। कैसा पिरामिड बनेगा, जैसे कि खेत में धान उगा, ठीक है, खेत में धान उगा, धान को पक्षी ने ग्रहण किया, ठीक है, पक्षी को कोई परजीवी जो पक्षी को खाता है, भक्षण करता है, उसने खा लिया। तो धान तो क्या है आपका, धान है आपका उत्पादक, पक्षी क्या है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी क्या है आपका द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि अंतिम उपभोक्ता। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो इसका पिरामिड बनाएंगे तो कैसा होगा। इसका पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें प्रथम स्तर पे क्या होगा, प्रथम स्तर पे आपका धान होगा, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, ठीक है, यानी कि उत्पादक। दूसरे स्तर पर धान को कौन ग्रहण करेगा, मान लो कि पक्षी दाने चुग करके चले गए, पक्षी को किसी ने मार के खा लिया, वो क्या हो गया परजीवी, यानी कि तीसरा उपभोक्ता। सबसे पहले क्या था, उत्पादक का भार बहुत ज्यादा था, ठीक है, फिर भार कम हुआ, फिर और ज्यादा भार क्या हो गया उसका, कम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, भार कम हो रहा है, तो कैसा पिरामिड बना है, सीधा पिरामिड बनेगा, ठीक है, और नीचे हमेशा क्या आएगा आपका उत्पादक ही आएगा। ये है पहला उदाहरण। इसी में दूसरा एग्जांपल देखें तो पेड़ का जेव भार, पेड़ का जेव भार पिरामिड, जेव भार पिरामिड। बात करें पेड़ की, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, छोटा मोटा पेड़ पौधा मान लो, ठीक है, उसको पक्षी ने ग्रहण किया, पक्षी को कोई कीट पतंग, है ना, पक्षी को कोई कीट पतंग, मतलब पक्षी मरता है तो उसको कीड़े मकोड़े तो खाएंगे। ये उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा। तो देखो पहले वजन ज्यादा था, उसके बाद इसके शरीर में गया, कम हुआ, फिर इससे ये इसमें जा गया तो और ज्यादा कम हो गया, उससे उत्पादक का मतलब कि यहाँ वजन कम हो रहा है तो सीधा पिरामिड बनेगा। ठीक है, इसमें तो क्या आएगा, आपके पेड़ आएंगे, इसमें क्या आएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि पक्षी आएगा, है ना, और इसमें क्या आएगा आपका कीट आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सीधा पिरामिड किसका, पेड़ का जीव बार पिरामिड। बात करें अपन, एक और एग्जांपल देखें क्या, हम्म, जल का, जल का जीव बार पिरामिड देखते हैं। जल का जीव बार पिरामिड, ठीक है, मान लो कि ये कोई पादप पलवक है, पादप पलवक है, कोई उत्पादक है ना, ये कोई उत्पादक है पादप पलवक, इसको कोई जंतु पलवक ने ग्रहण किया, जंतु पलवक, ठीक है, तो ये किसका हो गया, क्या हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। यानी कि पादप पलवक मतलब जो समुद्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको किसी जंतु ने खा लिया, जंतु को कोई छोटी मछली, मतलब छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको छोटी मछली ने खाया, ठीक है, तो छोटी मछली क्या होगी द्वितीय उपभोक्ता। छोटी मछली को कोई बड़ी मछली ने खा लिया, किसने खा लिया, बड़ी मछली ने खा लिया, तो ये क्या हो गया सर्वोच्च, सर्वोच्च उपभोक्ता। अब देखो इस उत्पादक का तो क्या होता है, भार कम होता है, ठीक है, भार इसी यदि उत्पादक का भार कम हो धीरे धीरे भार बढ़ेगा, यानी कैसा पिरामिड बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। उत्पादक हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका पादप पलवक आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका जंतु पलवक आएगा, इसमें छोटी मछली आएगी, इसमें बड़ी मछली। तो भार कम होता, भार ज्यादा होता है तो क्या आता है रे, भार धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी कि उल्टा पिरामिड आएगा, भार घट रहा है सीधा पिरामिड आएगा। तो ये तो हो गया आपका किसके आधार पे, सबसे पहले बात हुई थी जैव भार के आधार पे पिरामिड बनाना। सेकंड नंबर अपन पढ़ने वाले हैं जैव संख्या की पिरामिड। ठीक है, जैव संख्या वाले पिरामिड का क्या मतलब है,
कि ऐसे पिरामिड जो जीवों की संख्या के आधार पे बनते हैं। ठीक है, तो जीवों की संख्या के आधार पे बनने वाले पिरामिड कौन से होते हैं? जीव संख्या पिरामिड होते हैं। इनमें भी सेम होता है। ठीक है, उत्पादक होता है, उत्पादक को कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वोच्चतम, है ना, सर्वोच्च उपभोक्ता। इतनी चीज क्लियर हो गई जीव संख्या पिरामिड के बारे में। जो जीवों की संख्या के आधार पे पिरामिड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीव संख्या पिरामिड उनको बोलते हैं। अब देखो जीव संख्या की पिरामिड के अंदर और अपन इसके बारे में क्या पढ़े कि जो जीव संख्या के पिरामिड है, जो जीव संख्या के पिरामिड है, ये त्रिभुज की जो आधार की भुजा है, आधार की जो भुजा है ये हमेशा किसके बराबर होगी? ये सर्वाधिक संख्या की तरफ होगी। देखो पिरामिड के अंदर ऐसे त्रिभुज बनता है ना, तो इसका जो आधार है उसकी जो भुजा है वो क्या होगी? सर्वाधिक संख्या की तरफ, सर्वाधिक संख्या की तरफ होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। यदि उत्पादक की संख्या अधिक है, यदि उत्पादक की संख्या अधिक है तो उपभोक्ता की तरफ जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, यदि उत्पादक की कम है तो इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगी, है ना, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाएंगे। यदि उत्पादक की संख्या अधिक है तो उपभोक्ता की घट जाएगी, यदि उत्पादक की कम है तो उपभोक्ता की बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि उत्पादक की संख्या ज्यादा है तो सीधा पिरामिड बनेगा, यदि उत्पादक की संख्या कम है तो उल्टा पिरामिड बनेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल लेते हैं अपन। कौन से एग्जांपल? पहला है खेत का पिरामिड, है ना, खेत में जैव संख्या की पिरामिड पढ़ते हैं। खेत में जैव संख्या के पिरामिड। ठीक है, तो खेत में जो जैव संख्या की पिरामिड होते हैं उसके बारे में देखें तो खेतों में पौधे लगते हैं, है ना, पौधों को पक्षी खाता है, पक्षी को कीट खाता है। शुरुआत में देखो उत्पादक की संख्या क्या है? उत्पादक ज्यादा है या फिर कम है? उत्पादक ज्यादा है या फिर कम है? उत्पादक कम है, पक्षी बहुत सारे हैं। ठीक है, पक्षी के बाद कीट भी बहुत सारे हैं, तो उत्पादक कम है, उपभोक्ता की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ेंगे, यानी कि कैसा पिरामिड बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, मान लो कि उल्टा त्रिभुज बनाया हमने, आधार क्या होगा? आधार तो यही होगा, आधार हमेशा किसको दर्शाता है? सर्वाधिक संख्या को, यानी कि कीट। उसके बाद पक्षी। उत्पादक क्या है अपना? उत्पादक पौधा है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और एग्जांपल देखें तो पेड़ पर जैव संख्या पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड देखे तो जैसे पेड़ पौधे हैं, पक्षी खाएगा, कीट खाएगा। ठीक है, तो सेम कैसा पिरामिड बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, तीसरा देखे तो पानी वाला, है ना, मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा था ना जैव भार वाला, उसके क्या होगा? ये उल्टा होगा। पानी में जैव संख्या, मतलब पानी में जो जीवों की संख्या उसके आधार पे बनने वाला पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड। तो हमने पहले इसमें क्या देखा था? पादप उत्प्लवक, पादप पलवक, ये क्या उत्पादक है। उसके बाद इसको ग्रहण करता है जंतु कवक,
या जंतु पलवक, है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उसको कौन खाती है? छोटी मछली। तो उसको कौन खाती है? बड़ी मछली। ठीक है। अब देखो पादप पलवक तो मतलब जो पेड़ समुद्री पादप है वो तो क्या बहुत सारे हैं। ठीक है, जंतुओं की तुलना में तो पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। ठीक है, जंतु क्या है? कम है। जंतु क्या है? कम है। यानी कि ये बहुत सारे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और धीरे धीरे कम हो तो मतलब कौन सा पिरामिड बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा। ठीक है, तो सीधा पिरामिड बना दो। सबसे पहले सर्वाधिक संख्या वाला पादप पलवक, उसके बाद जंतु पलवक, है ना, और जंतु पलवक के बाद कौन सा आएगा? छोटी मछली। छोटी मछली के बाद इसमें आएगी बड़ी मछली, है ना। तो कैसा पिरामिड बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब अपन देखते हैं तीसरा, ऊर्जा की पिरामिड, जिसमें कौन सा नियम कार्य करता है? लिंडेमान का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम। ठीक है, लिंडेमान का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम। पहले तो देखते हैं कि ऊर्जा के पिरामिड क्या होते हैं, है ना, इस कलर में। तो ऊर्जा के पिरामिड जो जीवों को प्राप्त ऊर्जा के आधार पे, मतलब कि भोजन से उनको कितनी ऊर्जा मिलती है, तो जीवों को प्राप्त ऊर्जा के आधार पर, प्राप्त ऊर्जा के आधार पर बनने वाले पिरामिड। ठीक है, तो जीवों को प्राप्त जो ऊर्जा है उसके आधार पे बनने वाले पिरामिड अपन देखेंगे। ठीक है, और यही था लिंडेमान का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम, ये भी अपन समझेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ऊर्जा के जो पिरामिड है वो हमेशा क्या बनेंगे? सदैव सीधे पिरामिड बनेंगे। सीधे पिरामिड बनेंगे, क्योंकि उत्पादक की ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। धीरे धीरे क्या होती है? ऊर्जा कम ही होती जाती है। उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, हमेशा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसी बीच आया था लिंडेमान का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि इसके अनुसार उत्पादक से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक प्रत्येक पोषण स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, इतनी बात चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, देखो मान लो कि ये क्या है? एक उत्पादक है, ये उत्पादक है। उसके बाद उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करता है, द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वोच्च उपभोक्ता ग्रहण करता है। ठीक है, कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च उपभोक्ता ग्रहण करता है। इतनी चीज सभी को क्लियर है? इतनी को चीज सभी को क्लियर है। मान लो कि उत्पादक के पास कितनी ऊर्जा है? 100% ऊर्जा है। तो 100% ऊर्जा का लिंडेमान का नियम क्या कहता है? हमेशा 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो जो अपना प्राथमिक उपभोक्ता है, उत्पादक से 10% ऊर्जा किसके पास चली जाएगी?
प्राथमिक उपभोक्ता के पास चली जाएगी, यानी कि ऊर्जा कम हो रही है। अब प्राथमिक ऊर्जा उपभोक्ता के पास 10% ऊर्जा चली गई। मान लो कि उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के पास टोटल 100% ऊर्जा है, तो इसकी 10% ऊर्जा का भी 10% किसके पास जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाएगा। और इसी का 10% भाग किसके पास जाएगा? सर्वोच्च उपभोक्ता के पास जाएगा। मतलब धीरे धीरे ऊर्जा क्या हो रही है? कम। 100 का 10% इसके पास, इसी का 10% इसके पास, इसी का 10% इसके पास। ठीक है, ये चली गई। देखो अब 10% वाला नियम भी समझेंगे कि कैसे कम हो रही है। ठीक है, इस नियम को समझने के लिए पहले मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ। देखो इस नियम को एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं। जैसे कि प्रश्न है, पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक। उत्पादक को कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता मेंढक। यानी कि पेड़ पौधे कौन खाता है? जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है? बाज खाता है। तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया उत्पादक, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो गया आपका सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, अब देखो इसी प्रश्न में क्या दे रखा है? यदि पेड़ पौधों के पास, पेड़ पौधों को 10% ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो बाज को कितनी मिलेगी? तो सॉरी, पेड़ पौधों के पास, और ऐसा नहीं है प्रश्न। मान लो कि पेड़ पौधों को 1000 जूल, ऊर्जा का मात्रा क्या? जूल। ऊर्जा को जूल में मापते हैं। 1000 जूल ऊर्जा मिलती है, तो बाज को कितनी मिलेगी? बाज को कितनी मिलेगी? 1000 में से कितनी मिलेगी ये बताना है बाज को। 10% आप डायरेक्ट मत निकालना, क्योंकि बीच में भागीदार भी तो है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। जैसे कि क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कौन ग्रहण करता है? मेंढक, यानी कि मेंढकियों। मेंढका ने सांपलो, सर्प, और सांपला ने कौन ग्रहण करा? अपने बाज। इतनी चीज तो संसारण बेरो है। अब थाना वो भी बेरो है क्या? पेड़ पौधा का कितनी ऊर्जा है? 1000 जूल ऊर्जा है। और 1000 जूल ऊर्जा को 10% हमेशा लिंडेमान को नियम का 10% के हुआ शेयर हुआ, स्थानांतरण हुआ है। तो 1000 को 10% गयो कि मेंढक कन, तो 1000 को 10% कितना हो जाएगा? 10/100 प्रतिशत निकाल लो। 100 से 2 बिंदी से 2 बिंदी कट की, 10 ने 100 गुणा कर दो, कितना बचेगा? 100। यानी कि 1000 में 100 जूल ऊर्जा की गन उड़गी, मेंढका गन उड़गी। ठीक है, मेंढक ने कण ग्रहण करियो, सरप करियो, यानी कि मेंढक को 10% ऊर्जा की गन उड़ जाएगी, सांपला गन उड़ जाएगी। यानी कि 100 का 10% और निकाल लो। 100 को 10% निकालो, 10/100। एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, कितने बची? 10। यानी कि सांपला गन कितनी ऊर्जा गई? 10 जूल ऊर्जा गई। ठीक है, अब लिंडेमान वो नियम क्या है? हर स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा जावे? 10% जावे। यानी कि सांपला की 10% की गन गई, बाजगन गई। यानी कि 10 जूल का हमें 10% बताना है। 10 जूल का 10% निकाल लोगे, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, एक को एक से गुणा किया, एक, यानी कि 1 जूल। बात सीधी सी के स्पष्ट हुई क्या? पेड़ पौधा का 1000 जूल ऊर्जा ही, तो लास्ट में बाजगन कितनी जूल ऊर्जा चली गई? लास्ट बाजगन 1 जूल ही ऊर्जा पहुंची। क्यों? क्योंकि बीच में लोग हैं। मान लो भाई बात है, सरकार जो 1000 रुपया भेजना एक आम जनता खाता है, तो बीच में नेता अभिनेता सारा जितना भी है ना, करप्ट लोग है, खा खा के जो बेचारी मासूम जनता वागन 1 रुपये पहुंचाए, है ना। तो इतनी चीज क्लियर होगी थारे सभी को, इतनी चीज क्लियर हो गई 10% ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो चलो अब देखो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है इस चैप्टर की। क्या याद रखनी है? कि उत्पादक से उपभोक्ता हमेशा केवल 10%
रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसलिए जो मांस वगैरह खाते हैं ना, उससे ज्यादा डायरेक्ट आप खेतों की सब्जी वगैरह खाओगे ना, तो उससे आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी मांस मच्छी से ज्यादा, है ना। तो केवल 10% रासायनिक ऊर्जा स्थानांतरण होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में। ठीक है, प्रश्न आज का है एक स्तर से दूसरे स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित है ना। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो उत्पादक है ए भोजन खटो बनावा रहे आप तो हाँ बना ले उत्पादक को, लेकिन उत्पादक भोजन कैसे बनाते हैं? उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, ये उत्पादक है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं क्या भोजन ग्रहण करे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ चीज समझेंगे पेड़ पौधे क्या ग्रहण करे, है ना। आ चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है थारा खातर। मान लो कि पेड़ पौधा है, वो एक पौधो है ना, इनकी जड़ है, ये पे बहुत सारी टहनी लागेड़ी है ना, टहनी लागेड़ी है, फूल पत्ती है। हाँ मान लियो कि इनकी पत्ती है, ठीक है, ये पे बहुत सारी पत्ती है, बहुत सारी के ऊपर की है पत्ती है। हाँ एक इनकी पत्ती में दर्शा दी रहा मैं। अब देखो फिर क्या होगा वो, क्या मान लो कि पत्ती पर के है, जो पौधो है वो कौन सी गैस ग्रहण करे? पौधो है वो CO2 गैस ग्रहण करे। सबने पता है ऑक्सीजन छोटा है, CO2 गैस ग्रहण करे। पौधा में के पाई जाए, हरित लवक पाई जाए, जिनके कारण क्या हुआ है, हरिया हुआ है। ठीक है, और के पाई जाए रहे। और देखो जो पौधे की जड़ें हैं, इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक तो होती है आपकी जाइलम, एक होती है आपकी फ्लोएम। इन्हीं के द्वारा भोजन का निर्माण होता है ना। तो क्या है वो, क्या अंग पौधा की जड़ है, जड़ों के होगों का जो जल है, मिट्टी के अंदर नमी है, और जो आवश्यक खनिज लवण है, जो अपनी जो जाइलम ग्रंथि है, इस जल को कहाँ पहुंचाएगी? पौधे की पत्तियों तक पहुंचाएगी। तो जाइलम का कार्य क्या है? जल का प्रवाह करना। किसका कार्य? जाइलम ग्रंथि का है। ठीक है, जाइलम तो आपनो यो इतनो काम करेगी, है ना। बिंग बाद में पौधे के पत्ती तक अब क्या आ गया, पौधे के पत्ती के अंदर जल भी आ गया, H2O भी आ गई और CO2 भी आ गई। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पे पड़ेगा, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? किसका निर्माण करेंगे? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करेगी भोजन के रूप में। और यही क्या होता है, पौधों का भोजन होता है। इस भोजन को जो फ्लोएम ग्रंथि है, ये पौधे के सभी भागों तक क्या कर देगी? पहुंचा देगी, जिससे पौधे के में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, पौधे में वृद्धि होगी। ठीक है, तो फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य है भोजन का प्रवाह करना। भोजन का प्रवाह करना फ्लोएम का कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से पेड़ पौधे भोजन अपना प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई? इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई, तो आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट 2, जिसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र अपना कंप्लीट हो जाएगा। हमने पार्ट 1 के अंदर आज हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है, और तंत्र के प्रकार, और हमने पिरामिड के बारे में पढ़ लिया। जैवभार की पिरामिड, और जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड, और ऊर्जा की पिरामिड, और पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। इतनी चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी है।
तो अपन आप मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को पहले तो एक करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और चैनल का स्टेटस लगा दो कि भाई साहब सभी लोग जितने भी आपके सगे संबंधी हैं वो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, सभी स्टेटस लगा दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया गया है, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके।